आज के स्वाध्याय के क्रम में मैं अखंड ज्योति में से गुरुदेव हमें बता रहे हैं आयुर्वेद परंपरा का पुनर्जीवन। इसमें गुरुदेव बताते हैं आयुष और वेद, इन दो शब्दों को मिला देने से आयुर्वेद शब्द बना है। आयुष का संबंध जीवन से तथा वेद का संबंध ज्ञान एवं विज्ञान से होने के कारण आयुर्वेद जीवन संबंधी विज्ञान का नाम हो जाता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेदः स उच्यते। अर्थात जिसके माध्यम से आयु के हित अहित का ज्ञान हो, उसका परिणाम प्राप्त हो, उस ज्ञान को आयुर्वेद कहते हैं। संपूर्ण विश्व में आयुर्वेद को मानवीय सभ्यता की प्राचीनतम लिखित चिकित्सा पद्धति के रूप में मान्यता मिली हुई है। आधुनिक विद्वानों के अनुसार कम से कम 3000 वर्ष पूर्व आयुर्वेद का जन्म हुआ और आज से लगभग 2800 वर्ष पूर्व इस विधा पर पुस्तकों, ग्रंथों और शास्त्रों की रचना भी आरंभ की गई। मान्यता है कि मानवता की रक्षा के लिए एवं रोगों के विनाश के लिए सृष्टि रचयिता प्रजापिता ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद पर 1,00,000 श्लोकों वाले ग्रंथ ब्रह्म संहिता की रचना की तथा विज्ञान को दक्ष प्रजापति को प्रदान कर दिया। बाद में दक्ष प्रजापति ने यह ज्ञान अश्विनी कुमारों को प्रदान किया और अश्विनी कुमारों ने देवराज इंद्र को यह रहस्य समझाया। देवराज इंद्र से महर्षि भारद्वाज ने इस ज्ञान को ग्रहण किया और ऋषि पुनर्वसु एवं आत्रेय को दिया। आत्रेय ऋषि द्वारा रचित आत्रेय संहिता को इसी कारण से आयुर्वेद के मूल ग्रंथ के रूप में मान्यता प्राप्त है। अब आगे ग्रंथ कहां से कहां बढ़ा। कालांतर में महर्षि चरक ने इसी आत्रेय संहिता को विस्तृत रूप प्रदान करते हुए चरक संहिता के नाम से लिखा। महर्षि चरक के अतिरिक्त महर्षि सुश्रुत आयुर्वेद के एक अन्य महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में विख्यात हैं। उनके द्वारा प्रदत्त पथ में आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा का मूल भाव है। इसके बाद महर्षि वाग्भट ने चरक प्रदत्त काय चिकित्सा और सुश्रुत प्रदत्त शल्य चिकित्सा को जोड़ते हुए अष्टांग हृदय नामक ग्रंथ की रचना की। देखिए 3000 वर्ष पहले या 2800 वर्ष पूर्व इन ग्रंथों की रचना हो गई। इसके अतिरिक्त आचार्य शारंगधर द्वारा लिखित शारंगधर संहिता और माधवाचार्य द्वारा लिखित माधव निदान भी आयुर्वेद के आधारभूत ग्रंथों में से एक है। इसीलिए कहा गया है निदाने माधवः श्रेष्ठः सूत्रस्थाने तु वाग्भटः शारीरे सुश्रुतः प्रोक्तः चरकस्तु चिकित्सते। अर्थात रोग के निदानों का कारण जानने के लिए माधव निदान, सूत्रों के लिए वाग्भट द्वारा रचित अष्टांग हृदय, शारीरिक ज्ञान के लिए सुश्रुत संहिता, चिकित्सीय कार्य के लिए चरक संहिता सर्वोत्तम ग्रंथ है। तो 3 श्रेणी में गुरुदेव ने इसमें हमें बता दिया कि रोग के निदानों का कारण जानने के लिए हमें माधव निदान देखना चाहिए, सूत्रों के लिए वाग्भट द्वारा रचित अष्टांग हृदय, शारीरिक ज्ञान के लिए सुश्रुत संहिता, चिकित्सीय कार्य के लिए चरक संहिता सर्वोत्तम ग्रंथ है। आयुर्वेदीय मतानुसार मानव शरीर की उत्पत्ति 5 महाभूतों से हुई है। मनुष्य के द्वारा भोजन ग्रहण करने के उपरांत शरीर की क्रियाएं उस भोजन को विभक्त करना आरंभ कर देती हैं। आयुर्वेद कहता है कि भोजन का स्वाद उसके रस की प्रकृति पर निर्भर करता है। उदाहरण के तौर पर मीठा भोजन रक्त, मांस, वसा, अस्थि, वीर्य तथा शक्ति को उत्पन्न करता है। इसी तरह खट्टे पदार्थ से पाचन शक्ति बढ़ती है और वात का शमन करता है। नमकीन पदार्थ भी वातनाशक होते हैं और कफ को उत्पन्न करते हैं। पाचन के दौरान भोजन से आहार रस पैदा होता है। आहार रस
आहार से रस धातु, रस धातु से रक्त, रक्त से मांस, वसा, अस्थियां, वीर्य, अस्थि मज्जा और ओज उत्पन्न होते हैं। आयुर्वेद के मतानुसार मनुष्य शरीर में रोगों की उत्पत्ति का कारण वात, पित्त और कफ का असंतुलन है। इसे ही त्रिदोष सिद्धांत कहकर पुकारा जाता है। तथा आयुर्वेद के अनुसार रोगी की परीक्षा नाड़ी परीक्षण, जिह्वा परीक्षण, त्वचा और अंग परीक्षण, छाती परीक्षण, मलमूत्र परीक्षण और शारीरिक परीक्षण के माध्यम से की जाती है। वात अथवा वायु अन्य दोषों और धातुओं को इनकी जगह पहुंचाने वाली, जल्दी चलने वाली, रजोगुण युक्त, सूक्ष्म और चंचल मानी गई है। इसमें भी कंठ में उदान वायु, हृदय में प्राण वायु, नाभि में समान वायु, मलाशय में अपान वायु, समस्त शरीर में व्यान वायु का निवास माना गया है। इसी तरह पित्त को भी पाचक, रंजक, साधक, आलोचक, भ्राजक नामक उसकी क्रियाओं के भेद के आधार दिए गए हैं। कफ को भी कर्म भेद के अनुसार क्लेदन, अवलंबन, रसन, स्नेहन, क्लेशन नाम से पुकारा गया है। इनके परस्पर संबंधों के अनुसार ही आयुर्वेद शास्त्र मानवीय प्रकृति को 7 प्रकार का मानता आया है। यथा वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति, वात पित्त प्रकृति, वात कफ प्रकृति, पित्त कफ प्रकृति एवं वात पित्त कफ प्रकृति। इसी तरह से आयुर्वेद शरीर में 13 तरह के वेगों को भी गिनता है, जिसमें मलमूत्र, अधोवायु, वमन इत्यादि आते हैं। इस प्रकार ध्यान से देखें तो आयुर्वेद का विज्ञान एक गंभीर सोच को लेकर रचा गया। कालांतर में आयुर्वेद में 8 अंग भी विकसित हो गए, जिसमें काय तंत्र, औषधियों के द्वारा चिकित्सा, शालाक्य तंत्र, आंख नाक मुख आदि रोगों से संबंधित रोगों की चिकित्सा, शल्य तंत्र, चीर फाड़ के द्वारा चिकित्सा, अगध तंत्र, विष से संबंधित रोगों की चिकित्सा, भूत विद्या, ग्रहों से संबंधित और मानसिक व्याधियों की चिकित्सा, कौमार भृत्य, बच्चों को होने वाले रोगों की चिकित्सा, रसायन तंत्र, वृद्धावस्था के विकारों से मुक्ति दिलाने वाले कायाकल्प चिकित्सा, वाजीकरण, वीर्य से संबंधित व्याधियों की चिकित्सा। इन्हीं अंगों को मिलाकर अष्टांग आयुर्वेद कहा गया है। यहाँ इन बातों का विवरण प्रदान करने के पीछे का मूल उद्देश्य एक ही है कि ऋषि तंत्र द्वारा प्रदत्त इस महत्वपूर्ण भारतीय विद्या का पुनर्जीवन पर पूज्य गुरुदेव द्वारा शांति कुंज के पुनीत प्रांगण में किया गया। उन दिनों जब अनेकों लोग आधुनिक चिकित्सा के प्रति आकर्षित होकर भारत की इस मूल विद्या को भूलते नजर आते थे, परम पूज्य गुरुदेव द्वारा सन 1970 के दशक में ही शांति कुंज में संपूर्ण समग्र आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के तंत्र की स्थापना की गई थी। आज वह तंत्र एक बेहतर स्वरूप ले चुका है एवं शांति कुंज की आयुर्वेदिक फार्मेसी द्वारा सैकड़ों औषधियों का निर्माण किया जाता है और उन्हें नगण्य से शुल्क पर प्रदान किया जाता है। वर्तमान परिस्थितियों में यह चरक परंपरा के पुनरुत्थान का प्रकल्प भी कहा जा सकता है। अब आगे गुरुदेव हमें बता रहे हैं चिकित्सा शास्त्र के जनक आचार्य चरक। भारतवर्ष ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में चरक एक ऋषि, महर्षि और आयुर्वेद विशारद के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने आयुर्वेद के प्रमुख ग्रंथ चरक संहिता का संपादन किया। चरक संहिता आयुर्वेद का प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसमें रोग निरोधक, रोगनाशक दवाओं का उल्लेख है। इसके साथ ही साथ इसमें सोना, चांदी, लोहा, पारा आदि धातुओं से निर्मित भस्म और उनके उपयोग की विधि भी बताई गई है। कुछ लोग भ्रमवश आचार्य चरक को चरक संहिता का रचनाकार बताते हैं, पर हकीकत यह है कि उन्होंने आचार्य अग्निवेश द्वारा रचित अग्निवेश तंत्र का संपादन करने के पश्चात
उसने कुछ स्थान तथा अध्याय जोड़कर उसे नया रूप प्रदान किया था। अग्निवेश तंत्र का यह संशोधित एवं परिवर्धित संस्करण बाद में ही चरक संहिता के नाम से जाना गया। उनके द्वारा प्रस्तावित सिद्धांत आज भी उतने ही कारगर है जितने उनके समय में थे। अभी जैसे बताया ना 3000 साल पहले या 250 साल पहले इनकी शुरुआत हुई थी। कितने पुराने हैं ये सब ग्रंथ हमारे और ये विद्या है। चरक पहले चिकित्सक है जिन्होंने पाचन, चयापचय और शरीर प्रतिरक्षा की अवधारणा दुनिया के सामने रखी। उन्होंने बताया कि शरीर के कार्य के कारण उसमें 3 स्थायी दोष पाए जाते हैं जिन्हें वात, पित्त, कफ के नाम से जाना जाता है। ये तीनों दोष शरीर में जब तक संतुलित अवस्था में है व्यक्ति स्वस्थ रहता है, लेकिन जैसे ही इनका संतुलन बिगड़ जाता है व्यक्ति बीमार हो जाता है। इसीलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इस असंतुलन को पहचानना और उसे फिर से पूर्व की अवस्था में लाना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। रोगस्तु दोष वैषम्यम दोष साम्यम आरोग्यता। भारतीय संस्कृति में ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता माना गया है। कहा जाता है कि ब्रह्मा ने मनुष्यों को पैदा किया। जब मनुष्य पैदा हुए तो उनके साथ भांति भांति के रोग भी उत्पन्न हो गए। उन रोगों से निपटने के लिए ब्रह्मा ने आयुर्वेद का ज्ञान सर्वप्रथम प्रजापति को दिया। प्रजापति ने यह ज्ञान अश्विनी कुमारों को दिया। वैदिक साहित्य में अश्विनी कुमारों के चमत्कारिक उपचार की अनेक कथाएं पढ़ने को मिलती हैं। अश्विनी कुमारों की विद्या से अभिभूत होकर देवराज इंद्र ने आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया। चरक संहिता के अनुसार एक बार धरती पर अनेक महामारियों का प्रकोप हुआ। इससे चिंतित होकर तमाम ऋषियों ने हिमालय की तराई में एक बैठक बुलाई। अब इस बैठक में देखिए कितने महान ऋषियों ने भाग लिया। इस बैठक में महर्षि असित, अगस्त्य, अंगिरा, आस्वराथ्य, आश्वालयन, आत्रेय, कश्यप, कपिंजल, कुशिक, कंकायन, जमदग्नि, वशिष्ठ, भृगु, आत्रेय, गौतम, सांख्य, पुलस्त्य, नारद, वामदेव, मार्कंडेय, पारीक्षी, भरद्वाज, मैत्रेय, विश्वामित्र, भार्गव, च्यवन, अभिजित, गर्ग, शांडिल्य, कौटिन्य, वाकशी, देवल, मैमतायानी, वैखांसगण, गाल, वैजवापी, बादरायण, बडिश, शरलोमा, काप्य, कात्यायन, धौम्य, मरीचि, काश्यप, शर्कराक्ष, हिरण्याक्ष, लोकाक्षी, पैनकी, शौनक, शाकुने, संकृत्य एवं बाल खिल्यगण आदि ऋषियों ने भाग लिया। बैठक में सर्वसम्मति से भरद्वाज को प्रमुख चुना गया और बीमारियों से मुक्त करने के लिए उन्हें इंद्र के पास भेजा गया। इंद्र ने आयुर्वेद का समस्त ज्ञान ऋषि भरद्वाज को दे दिया। बाद में भरद्वाज ने अपने ऋषि आत्रेय, पुनर्वसु को इस महत्वपूर्ण ज्ञान से परिचित कराया। आत्रेय पुनर्वसु के 6 शिष्य थे: अग्निवेश, हेल, जतुकर्ण, पराशर, हारीत और क्षारपाणी। बाद में इन शिष्यों ने अपनी अपनी प्रतिभा के अनुसार आयुर्वेद ग्रंथों की रचना की। इनमें से ज्यादातर ने आत्रेय के ज्ञान को ही संग्रहित किया और इसमें थोड़ा बहुत परिमार्जन किया। आत्रेय के इन तमाम शिष्यों में अग्निवेश विशेष प्रतिभाशाली थे। उनके द्वारा संग्रहित ग्रंथ ही कालांतर में चरक संहिता के नाम से जाना गया। चूंकि चरक संहिता के रचनाकार अग्निवेश थे, इसलिए इसे अग्निवेश संहिता के नाम से भी जाना जाता है। जिन चरक के द्वारा अग्निवेश संहिता का संपादन कर उसे चरक संहिता का स्वरूप प्रदान किया गया, वे कब पैदा हुए, उनका जन्म कहाँ हुआ, इतिहास में इसका कोई वर्णन नहीं है। त्रिपिटक के चीनी अनुवाद में चरक का परिचय कनिष्क के राजवैद्य के रूप में दिया गया है। किंतु ध्यान देने वाली बात यह है कि कनिष्क बौद्ध राजा था और उसका कवि अश्वघोष भी बौद्ध था, पर चरक संहिता में बौद्ध मत का जोरदार खंडन किया गया है।
इससे यह बात गलत साबित हो जाती है कि चरक कनिष्क के राज वैद्य थे। विद्वानगण इस कथन का आशय इस तरह लगाते हैं कि चरक कनिष्क के समय में रहे होंगे। चरक संहिता में अनेक स्थानों पर उत्तर भारत का जिक्र मिलता है। इससे यह प्रमाणित होता है कि चरक उत्तर भारत के निवासी रहे होंगे। दुर्भाग्यवश इसके अलावा चरक के विषय में अन्य कोई प्रमाणित जानकारी उपलब्ध नहीं है। आयुर्वेद के विकास की जो कहानी प्रचलित है उसमें भारद्वाज, पुनर्वसु और अग्निवेशी ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित व्यक्ति माने गए हैं। भगवान बुद्ध के काल में मगध राज्य में जीवक नाम के प्रसिद्ध वैद्य का चित्र मिलता है। ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि आयुर्वेद का अध्ययन करने के लिए चरक तक्षशिला गए थे। वहां पर उन्हें आचार्य आत्रेय से आयुर्वेद की शिक्षा प्राप्त करी। इससे यह भी कहा जाता है कि आत्रेय पुनर्वसु संभवतः आज से लगभग 2500 वर्ष पहले हुए। इसका तात्पर्य यह भी निकलता है कि चरक आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुए। आचार्य चरक के जीवन वृत्तांत का सुस्पष्ट परिचय भले ही हमें न मिलता हो, परंतु जीवन और स्वास्थ्य के संदर्भ में उनका योगदान अभूतपूर्व रहा है। अब आगे गुरुदेव हमें बता रहे हैं अनिद्रा की समस्या, अनिद्रा की समस्या और उसके सरल समाधान सूत्र। नींद शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी एक रहस्यमयी प्रक्रिया है। यदि किसी कारणवश नींद पूरी ना हो पाए या सही ढंग से नींद ना आए तो पूरा दिन बर्बाद सा लगता है। सिर भारी रहता है, मन में चिड़चिड़ाहट रहती है, मस्तिष्क सही ढंग से एकाग्र नहीं हो पाता, कार्य क्षमता बुरी तरह प्रभावित हो जाती है। रात को समय पर ना सो पाना, रात को नींद का खुल जाना या रात भर जागते रहना जैसी समस्याओं के चलते व्यक्ति पूरी नींद नहीं ले पाता। इसके कारण दिन में थकान हावी रहती है। और दैनिक कार्यों के बीच में भी उनिंदापन बना रहता है। ऐसे में अनिद्रा की समस्या का उपचार आवश्यक हो जाता है, जिसे जीवन शैली में कुछ सुधार के साथ पूरा किया जा सकता है। औसतन एक व्यक्ति 7 से 8 घंटे सोता है, जबकि कुछ लोग 4-5 घंटे सोकर भी तरोताजा अनुभव करते हैं। कुछ के लिए 10 घंटे की नींद भी कम पड़ जाती है। यह सब व्यक्ति के स्वास्थ्य, पेशी और बहुत कुछ आनुवंशिक आधार पर तय होता है, जिसके कारण कुछ लोग बहुत कम नींद से ही काम चला लेते हैं, जबकि दूसरे को इसके लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता पड़ती है। फिर व्यक्ति की आयु भी नींद का निर्धारण करती है। छोटे बच्चे 12 से 15 घंटे सोते हैं, जबकि बुजुर्गों की नींद कम होती है। नींद को कई कारण प्रभावित करते हैं, यथा आहार, विहार, व्यायाम, रोग, दवाइयां, शराब, नशा, तनाव, चिंता आदि। इनमें सुधार के साथ नींद की समस्या को हल किया जा सकता है, लेकिन यह भी ज्ञात हो कि नींद का तरीका धीरे धीरे बदल सकता है। एक नए तरीकों को स्थापित करने में कुछ सप्ताह लग जाते हैं। नींद की समस्या को ठीक करने के लिए शारीरिक, मानसिक, जीवन शैली के स्तर पर कार्य किया जाता है। यदि नींद की समस्या की शारीरिक बीमारी से जुड़ी हो तो उसका उपचार चिकित्सक से मिलकर किया जा सकता है। रात को पेशाब आने की समस्या नींद को प्रभावित करती है। विशेषकर बड़े बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं इससे परेशान रहते हैं। इसके लिए बिस्तर पर जाने से 2 घंटे पहले तक अपना रात्रि का जलपान कर लें। बिस्तर में जाने से पहले अपना नियत कार्यों से निवृत्त हो जाएं। शराब व अन्य प्रकार के नशीले पेय से बचें, क्योंकि ये नींद की समस्या को और गंभीर बनाते हैं। पहले तो ये नींद का एहसास दिलाते हैं, फिर इसका नशा उतरते ही नींद खुल जाती है। इसके साथ चाय, कॉफी, तंबाकू जैसे उद्देशक पदार्थ भी नींद को बिगाड़ने का काम करते हैं। जबकि देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि हमें चाय पीने से नींद आती है, कॉफी पीने से नींद आती है। इसके बजाय प्रज्ञा पेय जैसे पेय हम ले सकते हैं। कमरे में सो रहे अन्य व्यक्ति के खर्राटे भी नींद में बड़ी बाधक पैदा करते हैं, जो कई कारणों से हो सकते हैं। चिकित्सक से मिलकर इनका उपाय भी किया जा सकता है।
अनिद्रा के उपचार में दिनचर्या का व्यवस्थित होना अहम होता है। सोने और जागने की दिनचर्या को ठीक कर हम इसका बहुत कुछ समाधान कर सकते हैं। सोने से 1.5 घंटे पहले सारे दैनिक कार्यों को समेट लें। मन को हल्का व शांत करने वाले कार्य को करें, जैसे हल्का फुल्का मधुर संगीत, स्वाध्याय, सत्संग, डायरी लेखन आदि। इनके साथ दिन भर का बोझ पीछे छोड़ दें। यदि कुछ पीने का मन है तो सोने से पूर्व दूध या प्रज्ञा पेय या जड़ी बूटी का काढ़ा बनाकर ले सकते हैं। साथ ही दिन भर अपने विचारों का भी ध्यान रखें। दिनचर्या ठीक करने के बावजूद यदि मन चिंता, अवसाद, उद्विग्नता के विचारों से ग्रस्त है तो इनसे निपटें। मन को समझाएं कि रात को सोने का समय है, चिंता के लिए नहीं। इस क्रम में अपने चिंतापूर्ण विचारों को कागज पर उतारें, मन हल्का हो जाएगा। इसके लिए साथ में एक नोटपैड या डायरी रखें। कुछ भी महत्वपूर्ण कार्य याद आता है तो उसे नोट करते चले जाएं। कई लोग रात को सोते समय समस्याओं पर विचार करने लगते हैं, जिससे नींद प्रभावित होती है। अतः कोई भी आपसी गंभीर चर्चा सोने से 1-1.5 घंटे पहले निपटा ले। यदि ये सब करने के बाद भी नींद नहीं आ रही तो अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। अंदर बाहर आते जाते श्वास को अनुभव करें। यह अभ्यास व्यक्ति को वर्तमान में स्थिर होने में सहायक होता है। कुछ मिनट तक स्वाभाविक और गहरे श्वास के साथ ऐसा करने से मन भी शांत हो जाता है। यदि आधी रात को जागने की समस्या से परेशान हो तो ऐसे में मन को समझाएं, यह चिंता का समय नहीं है। रात को जागने पर इसके शारीरिक और भौतिक कारण को देखें कि कहीं आप भूखे प्यासे तो नहीं है, या अधिक ठंड या गर्मी के कारण तो परेशान नहीं है, कमरे की हवा या रोशनी में तो कोई समस्या नहीं आ रही। अच्छी नींद के लिए बिस्तर और कमरे का आरामदायक होना सहायक रहता है। इस पर ध्यान दें। कहने की आवश्यकता नहीं कि रात का भोजन हल्का रखें। रात को सोने से बचे। सोने से 5-6 घंटे पहले व्यायाम आदि निपटा लें। यदि सोने जागने का समय नियत हो सके तो यह नींद के लिए संदर्भ में अति उत्तम रहता है कि सोने का समय और जागने का समय निश्चित हो। नींद के चक्र को बदलने के लिए कुछ करें जिससे नींद का गहन चक्र सक्रिय हो सके। इसके लिए कोई पुस्तक पढ़ सकते हैं, रसोई में जाकर पानी पी सकते हैं, फिर बिस्तर पर आ सकते हैं जैसे कि पहली बार सो रहे हो। उठने पर विश्राम कर सकते हैं या फिर अपने श्वास पर ध्यान कर सकते हैं। यदि ये सब काम भी ना करें तो कुछ हल्का फुल्का मनपसंद कार्य कर लें तो सारी रात हैरान परेशान होकर जागने से बेहतर रहता है। इसके साथ ही रात को दुस्वप्न भी नींद में विघ्न डालते हैं। दिन भर की परेशानियां, तनाव के बीच यह स्वाभाविक होता है। किसी बीमारी, दुर्घटना और संकट के कारण गहरे तनाव या विषाद की अवस्था में ये भयावह और तनावपूर्ण रूप ले सकते हैं। हालांकि ये समय के साथ खुद शांत हो जाते हैं जब व्यक्ति घटनाओं से उबर जाता है। यदि वे बने रहें तो किसी विश्वसनीय व्यक्ति के सामने इनकी चर्चा करके मन को हल्का कर ले और इनकी कारक समस्याओं पर विचार करें। कुछ स्वप्न प्रतीकात्मक हो सकते हैं। इनके मूल में निहित भाव को समझे। अंततः स्वप्न मात्र स्वप्न ही तो हैं, जिन्हें अधिक गंभीरता से लेने की कोई आवश्यकता नहीं। इस तरह नींद न आने पर इसके मूल में सक्रिय कारणों को खोजकर इनका समाधान किया जा सकता है। शारीरिक, मानसिक, दिनचर्या, जीवनचर्या और व्यवहारिक स्तर पर छोटे छोटे कदमों के साथ उचित उपचार करते हुए अच्छी नींद को सुनिश्चित किया जा सकता है। तो देखिए, नींद न आने की समस्या को हम किस तरह इस पर काबू पा सकते हैं, ये आज गुरुदेव ने बताया। आगे अब गुरुदेव बता रहे हैं हमें कैंसर पर सम्मोहन चिकित्सा का प्रभाव। कैंसर एक ऐसी घातक बीमारी है जिसके कारण लाखों लोग प्रतिवर्ष मर जाते हैं। जो जीवित भी रह जाते हैं वे भी रोग के भय उत्पन्न पीड़ा, उपचार प्रक्रिया के असहनीय दर्द के कारण सतत मरणांतक कष्ट से गुजरते रहते हैं। यह बीमारी शरीर के साथ साथ पूरे व्यक्तित्व को भारी क्षति पहुंचाती है। वैसे तो इसके उपचार की कई तकनीकें विकसित हो रही हैं, परंतु इन आधुनिक चिकित्सा विज्ञान तकनीकों के द्वारा उपचार का लक्ष्य बीमारी अथवा उसके लक्षणों की रोकथाम तक ही
सीमित है। ये तकनीकें समग्र व्यक्तित्व में होने वाले नुकसान अथवा परिवर्तन का उपचार नहीं कर पाती। कैंसर रोगियों को शरीर के स्तर पर दर्द आदि की समस्याएं मात्र ही नहीं होती, वरन उन्हें मानसिक और भावात्मक स्तर पर भी भारी आघात पहुंचता है। ऐसे में प्रायः रोगी चिंता, निराशा, आवेश, अवसाद, क्रोध, कुंठा, आत्महीनता जैसे विकृतियों का शिकार व्यक्ति हो जाता है, जो इसके कैंसर से लड़ने की क्षमता को कमजोर करने और रोग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैंसर के विषय में यह भी एक तथ्य है कि यह रोग होता तो शरीर के स्तर पर है तथा शरीर के किसी अंग विशेष में कोशिकाएं अनियंत्रित से वृद्धि करने लगती हैं एवं धीरे धीरे अन्य अंग अवयवों को प्रभावित कर अंततः मृत्यु तक पहुंचा देती हैं। परंतु कैंसर के कारणों की खोज में यह एक दूसरा तथ्य है कि केवल असंयमित खान पान व अन्य जैविक कारण ही नहीं, अपितु तनाव, अवसाद, चिंता आदि नकारात्मक मनोभावों से भी कैंसर जैसी गंभीर बीमारी पैदा हो जाती है। अर्थात मन की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात गुरुदेव ने बताई है। आधुनिक चिकित्सा प्रणालियां इस रोग के पक्ष अर्थात शरीर के स्तर पर उपचार और अन्य साधना युक्त प्रक्रियाएं तो अपनाती हैं, परंतु रोग के साथ साथ रोगी के आंतरिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों और नुकसान के लिए कोई समाधान प्रस्तुत नहीं कर पाती। ऐसे में आवश्यकता है कि कैंसर के उपचार एक समग्र और संपूर्ण विधि खोजी जाए, जो रोग की अवस्था और उपचार के दौरान उत्पन्न अन्य गंभीर समस्याओं से भी रोगी को मुक्ति दिला सके। कैंसर उपचार की वर्तमान पद्धतियों के दुष्प्रभाव और रोगी की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए देव संस्कृति विश्वविद्यालय के नैदानिक मनोविज्ञान विभाग के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण शोध अध्ययन का कार्य विगत दिनों संपन्न किया गया, जो कैंसर रोग में उपचार के दौरान रोगजन्य समस्याओं के प्रबंधन की दिशा में एक सार्थक पहल कही गई थी। यह शोध कार्य सन 2017 में शोधार्थी विकास कुमार शर्मा द्वारा श्रद्धेय कुलाधिपति डॉक्टर प्रणब पंड्या जी के विशेष संरक्षण तथा निर्देशन एवं डॉक्टर राजेश कुमार और डॉक्टर गौरव गुप्ता के सह निर्देशन में पूरा किया गया। इस शोध अध्ययन का विषय है इफेक्ट ऑफ हिप्नोथेरेपी on malignancy and associated conditions। मैं एक बार फिर बोल दूंगी, इफेक्ट ऑफ हिप्नोथेरेपी on malignancy and associated conditions, अर्थात कैंसर और इससे संबंधित लक्षणों पर हिप्नोथेरेपी का प्रभाव। वैज्ञानिक एवं प्रयोगात्मक विधि पर आधारित इस शोध अध्ययन को पूरा करने के लिए शोधार्थी द्वारा जवाहरलाल नेहरू कैंसर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर भोपाल मध्य प्रदेश में 57 कैंसर रोगियों को चयनित कर शोध प्रयोग में सम्मिलित किया गया। ये सभी मरीज अस्पताल में अपना उपचार करा रहे थे और इन सभी की आयु 18 वर्ष से अधिक थी। शोधार्थी द्वारा प्रयोग आरंभ करने से पूर्व इन सभी चयनित मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इस प्रयोग परीक्षण में जो शोध उपकरण प्रयोग किए गए वे हैं पी वर्नियर 1631 द्वारा निर्मित कैलिपर उपकरण, जिससे ट्यूमर के आकार का मापन किया जाता है। प्रयोग में इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कैलिपर उपकरण का प्रयोग किया गया। दूसरा मैकक्रैफे एंड पजेरो 1999 द्वारा निर्मित न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल, जिससे कैंसर रोगियों के दर्द का नापन किया गया। तीसरा मैकनर लोर डॉपलमैन 1971 द्वारा निर्मित प्रोफाइल ऑफ मूड स्टेटस स्टैंडर्ड, इनके द्वारा मनस्थिति को विचलित करने वाले कारणों का नापन किया गया, जैसे तनाव, अवसाद, क्रोध, थकान, भ्रम, ताकत आदि। चौथा इंफ्रारेड थर्मामीटर
इस शोध में ओप्रॉन TS8 IR थर्मामीटर का उपयोग किया गया, जो कि नॉन कॉन्टैक्ट थर्मामीटर है। इस उपकरण से कैंसर स्थान के तापमान को जांचा गया। परीक्षण के उपरांत शोधार्थी द्वारा चयनित रोगियों को लगभग 4 सप्ताह 15 सत्र प्रति रोगी, अर्थात 4 सत्र प्रति सप्ताह प्रति रोगी। दोबारा पढ़ूंगी। परीक्षण के उपरांत शोधार्थी द्वारा चयनित रोगियों को लगभग 4 सप्ताह 15 सत्र प्रति रोगी, अर्थात 4 सत्र प्रति सप्ताह प्रति रोगी। मतलब एक रोगी को एक सप्ताह में 4 सत्र दिए गए और हर रोगी को 15 सत्र दिए गए और लगभग 1 घंटा हिप्नोथेरेपी प्रदान की गई। प्रयोग की विधि पूर्ण होने पर पूर्व की भांति शोध उपकरणों द्वारा रोगी का पुनः परीक्षण किया गया। रोगियों का प्रथम परीक्षण एवं द्वितीय परीक्षण से प्राप्त आंकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण करने पर शोधार्थी ने पाया कि सम्मोहन चिकित्सा का रोगी कैंसर रोगी के दर्द, तनाव, अवसाद, थकान, भ्रम, ताकत, क्रोध आदि लक्षणों पर सार्थक और सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अतः कहा जा सकता है कि कैंसर रोग से लड़ने और उपचार आदि से उत्पन्न समस्याओं का समाधान करने में हिप्नोथेरेपी को एक प्रभावशाली और लाभकारी उपाय के रूप में माना जा सकता है। देखिए कितना अच्छा ये बताया है कि हिप्नोथेरेपी कैंसर से उसके दर्द, उसके तनाव, उसका अवसाद जो होता है और भ्रम होता है और क्रोध आता है, ये सब लक्षण उसमें सकारात्मक प्रभाव डालती है व्यक्ति पर। उल्लेखनीय है कि इस शोध अध्ययन के परिणाम में जो सकारात्मक एवं प्रभावी निष्कर्ष प्राप्त हुए, उनके पीछे का मुख्य कारण प्रयोग हेतु अपनाई गई विशिष्ट चिकित्सा विधि हिप्नोथेरेपी है। यह थेरेपी रोग एवं रोगजन्य समस्याओं पर ही नहीं अपितु संपूर्ण व्यक्तित्व पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। इस शोध अध्ययन के प्रयोग से शोधार्थी ने हिप्नोथेरेपी के अंतर्गत जिन विशेष प्रक्रियाओं को सम्मिलित किया, वे सभी व्यक्तित्व की क्षमताओं को प्रभावित एवं विकसित करने में समर्थ कही जाते हैं। इस चिकित्सा की पहली प्रक्रिया है साइको एजुकेशन। इसके अंतर्गत रोगी को रोग के स्वरूप, कारणों, प्रभावों की जानकारी देने के साथ साथ उसके उपचारात्मक पहलुओं में भी रोगी की भूमिका को बोध कराया जाता है। दूसरे क्रम में इंडक्शन टेक्निक्स आती हैं, जिसमें रोगी अपने शरीर और मन की गतिविधियों पर सजगता और स्वनियंत्रण द्वारा आंतरिक स्थिरता और शांति की अनुभव करता है। तीसरे क्रम में डीपनिंग टेक्निक है, जिसके माध्यम से रोगी और उपचारकर्ता के बीच संकेतात्मक संवाद स्थापित होता है। रोगी क्रमशः समाधि की स्थिति अर्थात चेतना की गहराई में पहुंच जाता है। अगले चरण में उपचारकर्ता थेरेपेटिक टेक्निक्स का प्रयोग करता है, जिसमें हिप्नोटिक हाइपरथर्मिया, हिप्नोटिक इम्यूनोथेरेपी, स्पिरिचुअल फेथ, द मून मेटाफोर तथा रिजुवेनेटिंग सोलर प्लेक्सस चक्र आदि प्रक्रियाओं का हिप्नोथेरेपी तकनीकों के रूप में प्रयोग किया गया है। इस शोध अध्ययन की उपचार विधि एवं शोध परिणामों के आधार पर स्पष्ट हो जाता है कि कैंसर जैसी भयावह बीमारी के प्रबंधन में हिप्नोथेरेपी की तकनीकें कारगर उपाय हो सकती हैं। यह चिकित्सा के समग्र स्वास्थ्य मॉडल पर आधारित विधि है, जिसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता, अपितु संपूर्ण स्वास्थ्य पर सकारात्मक और सार्थक प्रभाव पड़ता है। इस अध्ययन में शोधार्थी ने कैंसर मरीजों के समग्र स्वास्थ्य प्राप्ति के उद्देश्य से हिप्नोथेरेपिक मॉडल प्रस्तुत किया है। इसी तरह इस विशिष्ट चिकित्सा पद्धति को अन्य बीमारियों और समस्याओं के प्रबंधन में भी अपनाया जा सकता है। इस चिकित्सा में यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि इसकी सफलता और सार्थकता उपचारकर्ता की विशेषज्ञता तथा रोगी का इस चिकित्सा में विश्वास और विचार कल्पना शक्ति को सार्थक दिशा में ले जाने की क्षमता हो,
तभी सम्मोहन चिकित्सा संभव हो सकती है। तो आज गुरुदेव ने बहुत अच्छा हमें बताया कि सम्मोहन चिकित्सा भी कैंसर के इलाज में अपना एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान करती है। अब गुरुदेव हमें बता रहे हैं समस्त जीवन शैली के साथ समग्र चिकित्सीय दृष्टिकोण भी जरूरी है। या इसमें गुरुदेव बताते हैं कि दुनिया भर में कई चिकित्सा पद्धतियां प्रचलित हैं। हर चिकित्सा पद्धति की अपनी विशेषताएं हैं और सीमाएं भी हैं। उदाहरण स्वरूप एलोपैथी रोग के तत्कालिक लक्षण के आधार पर रोग के प्रबंधन पर केंद्रित रहती है और एलोपैथी की औषधि तुरंत ही रोगी को आराम दे देती है। किंतु रोग विशेष में, दुर्घटना विशेष में किसी अंग विशेष की तुरंत शल्य चिकित्सा करनी हो तो इसमें एलोपैथी चिकित्सा सबसे जल्दी सहायक रहती है। अब तक विज्ञान की नई नई तकनीकें विकसित होने के कारण इनमें लेजर का प्रयोग, अणु तकनीक का भी इस्तेमाल होने लगा है। इस पद्धति में इंजेक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके परिणाम तक शीघ्र ही सामने आ जाते हैं और मनुष्य के तत्काल लाभ भी मिलता है। इस प्रक्रिया से कई रोगों पर तुरंत अंकुश लगाने में सहायता मिलती है। नई नई विकसित तकनीकों के माध्यम से अब हर अंग अवयव की तुरंत स्कैनिंग भी हो जाती है। सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे आदि तकनीकों के माध्यम से सही चिकित्सा करने में मदद भी मिलती है। अब इस चिकित्सा पद्धति की कुछ सीमाएं भी हैं। वे हैं दवाइयों के प्रतिकूल प्रभाव और साइड इफेक्ट। एक तो दवाइयां रोग को दबा देती हैं, इससे रोग निर्मूल नहीं हो पाता और साथ ही कालांतर में वे किसी अन्य रोग को जन्म भी दे देती हैं। इस चिकित्सा पद्धति के तहत शरीर का उपचार तो संभव है पर मन का नहीं। कई बीमारियों की जड़ शरीर में न होकर मन में होती है, व्यक्ति के अचेतन मन में होती है। अतः नानाविध मानसिक और मनोकायिक रोगों का पूर्ण निदान एलोपैथिक चिकित्सा में संभव नहीं है। मन का परिष्कार कर ही मानसिक और मनोकायिक रोगों का पूर्ण निदान संभव है। वहीं प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति में एक प्रमुख चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद औषधीय पौधों पर आधारित है। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति रोग को दबाने या उसे शरीर में दफन कर तत्कालिक राहत देने की जगह रोग की रोकथाम करती है और रोग को उत्पन्न करने वाले मूल कारण को निष्कासित करती है। क्योंकि आयुर्वेद वात, पित्त, कफ के असंतुलन को रोग का कारण मानता है, इसलिए यह वात, पित्त, कफ को संतुलित कर रोग मुक्त होने और करने का सिद्धांत पर काम करता है। वही प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति शरीर में टॉक्सिन्स के संग्रह को रोग का कारण मानती है। अतः यह शरीर में जमा टॉक्सिन्स को और अन्य विषैले द्विजातीय तत्वों को निष्कासित करने पर केंद्रित होती है। क्योंकि मानव शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा मिट्टी, जल, वायु, अग्नि, आकाश आदि प्राकृतिक तत्वों के सेवन प्रयोग के द्वारा शरीर से विजातीय तत्वों का निष्कासन करके रोग की रोकथाम और उसकी चिकित्सा पर केंद्रित होती है। आयुर्वेद व प्राकृतिक चिकित्सा एक ही चिकित्सा पद्धति की 2 शाखाएं हैं। इस पद्धति का आयुर्वेद से निकटतम संबंध है। इसे बहुधा औषधि विहीन उपचार पद्धति कहा गया है। इस पद्धति के उपचार से व्यक्ति के शरीर में कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। रोग का मूल कारण समाप्त हो जाने से रोग जड़ सहित दूर हो जाता है। साथ ही व्यक्ति की जीवनी शक्ति और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाती है, जिससे वह तुरंत किसी रोग की चपेट में नहीं आ पाता। यदि आ जाए तो अपनी बड़ी चढ़ी जीवनी शक्ति और रोग प्रतिरोधक क्षमता के कारण रोगी शीघ्र रोग मुक्त भी हो जाता है। होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति समरूपता के सिद्धांत पर आधारित है, जिसके अनुसार औषधियां उन रोगों से मिलते जुलते रोगों को दूर कर सकती हैं जिन्हें वे उत्पन्न कर सकते हैं। औषधि के रोग हरण शक्ति रोग के लक्षणों के समान किंतु उनसे प्रबल होनी चाहिए। अतः रोग अत्यंत निश्चयपूर्वक जड़ से अविलंब और सदा के लिए नष्ट और समाप्त करना उसी औषधि से हो सकता है
जो मानव शरीर में रोग के लक्षणों से प्रबल और लक्षणों से अत्यंत मिलते जुलते सभी लक्षण उत्पन्न कर सके। इस उपचार पद्धति में रोग लक्षण औषधि लक्षण में जितनी अधिक समानता होगी, रोगी के स्वस्थ होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। सिद्ध औषधि प्रणाली आयुर्वेद से ही मिलती जुलती उपचार पद्धति है। यह आकस्मिक मामलों को छोड़कर सभी प्रकार के रोगों का इलाज करने में सक्षम है। इस उपचार पद्धति का मानना है कि भोजन ही औषधि है और औषधि ही भोजन है। सिद्ध उपचार पद्धति के अनुसार 7 तत्व अर्थात प्लाविका, रक्त, मांसपेशी, वसा, अस्थि, स्नायु और शुक्र मानव शरीर के शारीरिक क्रिया और मनोवैज्ञानिक कार्यों के आधार हैं। ये सातों तत्व 3 तत्वों अर्थात वायु, अग्नि और जल द्वारा सक्रिय होते हैं। माना जाता है सामान्यतः ये तीनों तत्व हमारे शरीर में एक विशेष अनुपात में होते हैं। जब हमारे शरीर में इन तीनों का संतुलन बिगड़ जाता है तब विभिन्न रोग होते चले जाते हैं। हमारे शरीर में इन तत्वों को प्रभावित करने वाले कारक हैं पथ्य या आहार, शारीरिक गतिविधियां, पर्यावरण संबंधी तथ्य एवं तनाव। इन उपचार पद्धति में धातुओं और खनिजों का प्रयोग प्रमुख है। इस उपचार का ध्येय शरीर में 3 तत्वों का संतुलन बनाए रखकर 7 तत्वों को सामान्य स्थिति में रखना, ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें। यूनानी चिकित्सा पद्धति को भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद के बहुत करीब माना जाता है। इस उपचार पद्धति में वात, पित्त, कफ की प्रधानता के आधार पर रोग के लक्षणों का पता किया जाता है। मानव शरीर में अग्नि, जल, पृथ्वी और वायु की प्रधानता का मानव शरीर पर प्रभाव के आधार पर ही रोग की पहचान और उसका निदान किया जाता है। उसी तरह एक्यूप्रेशर व मर्म चिकित्सा भी आज एक वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति के रूप में हो रही है, जिनका लाभ जन सामान्य को मिल रहा है। ये शरीर के विभिन्न मर्म बिंदुओं को दबाकर रोग की पहचान और निदान करती हैं। वहीं आज योग भी एक वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति के रूप में उभरकर सामने आया है। योग महर्षि पतंजलि द्वारा रचित एक प्रमुख भारतीय दर्शन है। योग मूलतः आत्मा और परमात्मा के मिलन की प्रक्रिया है। यह आत्म साक्षात्कार व ईश्वर साक्षात्कार का दर्शन है। विभिन्न वैज्ञानिक शोधों के उपरांत जब से इनके चिकित्सीय लाभ सामने आए हैं, तभी से योग को समग्र स्वास्थ्य चिकित्सा पद्धति के प्राप्ति के साधन के रूप में पूरी दुनिया में मान्यता मिलने लगी है। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा वर्ष 2015 से हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा वस्तुतः योग के चिकित्सकीय पक्ष का ही सम्मान है। शरीर, मन और आत्मा के सम्यक सम्मिलन से ही मनुष्य पूर्णतः स्वस्थ रह सकता है। योग मन, शरीर और आत्मा के सम्यक सम्मिलन में सहायक है। यह शरीर, मन व आत्मा तीनों स्तर पर कार्य करता है। योग शरीर व मन और आत्मा तीनों के परिष्कार पर केंद्रित है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हर चिकित्सा पद्धति की अपनी विशेषताएं भी हैं और अपनी सीमाएं भी हैं। किसी एक चिकित्सा पद्धति के भरोसे रहने और अन्य चिकित्सा पद्धति में सन्निहित विशेषताओं की उपेक्षा करने के बजाय हमें सभी चिकित्सा पद्धतियों में सन्निहित विशेषताओं का लाभ उठाना चाहिए, जिससे हम समग्र स्वास्थ्य की प्राप्ति कर सकें। आज के स्वास्थ्य क्रम में यही समाप्त करती हूँ। आगे नीरू से रिक्वेस्ट करूंगी कि आहुति के साथ आज के क्रम का समापन करेंगी। नीरू।